हेलो प्यारो, एक बार फिर से स्वागत है इस कोर्स में इंजीनियरिंग फिजिक्स में। तो एक जो यूनिट बची है हमारे पास, दैट इज़ द इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को हमें समझना है। इस पार्ट में हम लोग इंटरफेरेंस देख लेंगे, अगले पार्ट में हम डिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको में बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, हम आपको इतना इसका जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, जिस पे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एक टॉपिक है वहाँ पर हमारे पास कोहेरेंट वेव्स। अब इसको कोहेरेंट वेव्स कहें, कोहेरेंट सोर्सेस कहें, मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं। तो कोहेरेंट वेव्स बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे क्या, एक से ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास जिससे हम कोहेरेंट सोर्सेस या कोहेरेंट वेव को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टू वेव सोर्सेस आर कोहेरेंट इफ़ देयर फ्रिक्वेंसी एंड वेव फ्रंट आर आइडेंटिकल। दो सोर्स हैं अगर, उनसे निकलने वाली वेव्स कोहेरेंट होंगी अगर उनकी फ्रिक्वेंसी और उनका वेव फॉर्म जो है वो एक जैसा हो। जैसे आप देखो, ये पहला डायग्राम देखो, यहाँ पर कई वेव्स बनी हैं। अब आप मान सकते हो हर वेव एक सोर्स से निकली है। आप देखो तो इसमें कितनी समानताएं हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ही की रेप्लिका है। अगल बगल हमने एक ही वेव को 3-4 बार रिपीट कर दिया है। तो इस तरह से जब उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, उनका वेव फॉर्म बिल्कुल सेम है, तो ऐसे को हम कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, है तो सब साइनोसॉइडल वेव, है ना, साइन वेव है इस तरह से, लेकिन इनमें बड़ा अंतर है। आप देखो यहाँ पर कि कोई अलग फ्रिक्वेंसी की है, दूसरी अलग फ्रिक्वेंसी है, उनका वेव फॉर्म थोड़ा सा अलग है, फ्लैटनेस ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है, इस तरह की चीज़ें हैं। जब हम किसी वेव की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी के बाद या फ्रिक्वेंसी के साथ जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होता है फेज। तो अगर फेज के टर्म में कोहेरेंसी को डिफाइन किया जाए तो अगर फेज डिफरेंस दो वेव्स की तुलना करें, अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या जीरो है तो वो जो वेव्स होंगी उनको हम कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। तो एक तरीका तो आपके पास ये है, कोहेरेंट वेव का मतलब ऐसी वेव जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी हो, सेम वेव फॉर्म हो, यानी हर तरह से वो आइडेंटिकल हो। या इसी चीज़ को दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसी वेव्स जिनमें फेज डिफरेंस नहीं हो, जीरो हो, या हो तो कांस्टेंट हो। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट पाई हो सकता है, वो कांस्टेंट पाई/2 हो सकता है, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो उसको हम कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। अब एक तीसरी परिभाषा ये है कि कोहेरेंट सोर्सेस इज़ अ मस्ट कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अगर दो प्रकाश स्रोत हैं, दो लाइट सोर्सेस हैं, उनसे निकलने वाली वेव्स के बीच में एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो इसका मतलब वो वेव्स कोहेरेंट होंगी, है ना। तो इसको तीन तरीक़ों से हमने बात की, फ्रिक्वेंसी वेव फॉर्म के आइडेंटिकल होने पर, फेज डिफरेंस के कांस्टेंट जीरो होने पर, और तीसरा हमने कहा अगर वेव्स सस्टेन्ड इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही हैं देन दे आर कोहेरेंट वेव्स, उनके सोर्स कोहेरेंट सोर्सेस होंगे। सस्टेन का मतलब होता है ऐसा वेव पैटर्न, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न जो समय के साथ रुका रहे, जिसकी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकें। अब आप कहोगे वेव पैटर्न क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, तो उसको हम अगली पैराग्राफ में आप देखिए इंटरफेरेंस की परिभाषा लिखते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, ये कंडीशन, सेम फेज डिफरेंस, अब वो फेज डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस, सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड सुपर इम्पोज इन स्पेस, a distribution of intensity takes place। तो दो वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, जिनमें फेज डिफरेंस सेम है, यानी वो कोहेरेंट हैं, और उनका एम्पलीट्यूड लगभग बराबर है या बिल्कुल बराबर है, बहुत अच्छा होगा, और सेम दिशाओं में जा रही हों तो उनके आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो मिक्सअप जैसा हो जाता है, और उसकी वजह से इंटेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। और ड्यू टू दिस, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हैं। इन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के पैटर्न को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। एक डायग्राम जो लेफ्ट में देखो, ये डायग्राम, यहाँ पर यही कहा गया, ये एक लाइट सोर्स है,
इस लाइट सोर्स के सामने हमने स्क्रीन रख दिया। ये हम यंग्स मेथड, यंग्स सेटअप को बात कर रहे हैं। अब इसमें से वेव निकली और ये वेव इधर गई, तो जब इन दो पिन होल पे पड़ी तो एक वेव यहाँ से निकली, एक वेव दूसरे से निकली। मान लो एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है। तो जब ये सामने वाले पर्दे पे गिरेंगी, अब चूंकि दोनों वेव्स कोहेरेंट हैं, इनके एम्पलीट्यूड सेम है, तो सेम फ्रिक्वेंसी की हैं, सेम फेज डिफरेंस की हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगी और उसकी वजह से इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो आप देख रहे हो ये ब्राइट पोर्शन है जो हम यहाँ पर ये येलोइश कर रहे हैं, और इसके बगल में डार्क पोर्शन है, फिर एक ब्राइट पोर्शन है, फिर एक डार्क पोर्शन है, फिर एक ब्राइट पोर्शन है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि आप सोचो कि अगर हम कमरे में दीवार के ऊपर एक टॉर्च जलाएं तो दीवार पर रोशनी हो जाती है, दूसरी टॉर्च जलाएं तो हम तो देखते हैं कि रोशनी दुगनी हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे कमरे में दीवारों पर काली चमकीली पट्टियाँ बनने लगती हैं। वहाँ तो हम देखते हैं कमरे में एक ट्यूबलाइट जला तो रोशनी है, किसी ने कहा रोशनी कम है तो हम दूसरा बल्ब जला देते हैं, रोशनी बढ़ जाती है। वहाँ पर तो हम ये नहीं देखते हैं कि कमरे में इस तरह से काली चमकीली पट्टियाँ बन जाती हैं। तो उसका कारण ये है कि वो जो दो बल्ब हैं वो कोहेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें कोहेरेंसी नहीं होती। इसीलिए उनकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है घरों में, नॉर्मल लाइफ में, वो इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन नहीं करता, वो तेज़ी से फ्लिप करता रहता है। डार्क और ब्राइट फ्रिंजें एक दूसरे की पोजीशन को तेज़ी से कन्वर्ट करती रहती हैं, रिप्लेस करती रहती हैं, और इसका प्रतिफल क्या होता है, हमें दीवार पर एक समान चमक दिखाई पड़ती है। तो हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है। इसीलिए शुरुआत में यहाँ पर मैंने आपको बताया था सस्टेन इंटरफेरेंस। आपको सस्टेन इंटरफेरेंस चाहिए, यानी कि ये जो काली चमकीली पट्टियाँ बन रही हैं ये बनी रहें समय के साथ। अगर ये चेंज हो रही होंगी बहुत तेज़ी से तो हमारी आंखें इनको, हम इंस्ट्रूमेंट से नहीं समझ पाएंगे इनको। तो दिस इज़ वाई द कोहेरेंसी इज़ अ मस्ट कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। अब ये सारी चीज़ें जो सबसे पहली बार मैथमेटिकली स्टडी कर रहे थे वो यंग थे, और यंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप या पिन होल सेटअप है, उसमें उन्होंने A1 A2 दो वेव्स ली जिनका एम्पलीट्यूड A1 A2 है, और फिर इनको सुपर पोजिशन कराया। तो एक मैथमेटिक्स है जो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से 10+2 में वो आपको करने को मौका मिलता है, तो आप उसको वहाँ देख सकते हो अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हो। तो A1 A2 एम्पलीट्यूड है, और मान लें उनके बीच का फेज डिफरेंस फाई है। तो जब सुपर पोजिशन होता है तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्मूला आता है कि जब इस पर्दे पर आप एम्पलीट्यूड देखोगे, इस पर्दे पर एम्पलीट्यूड देखोगे, तो वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर A स्क्वायर है। जो एक पिन होल से निकली वेव थी A1 स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर, 2A1 A2 कॉस फाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब दो सोर्सेस एक दूसरे से मिल रहे हैं पर्दे पर, तो सिंपली A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर नहीं हो रहा, उसमें एक और टर्म आके जुड़ रहा है कॉस के साथ। कॉस बड़ा चमत्कारी एक है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता है और मिनिमम वैल्यू -1 रखता है। तो जिस समय कॉस की वैल्यू 1 होगी उस समय ये पूरा टर्म यहाँ सम प्लस होगा, और जब कॉस की वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ पर माइनस होगा। तो दोनों परिस्थितियों को समझते हैं। केस नंबर 1 कॉस +1 है, तो कॉस +1 कब होगा, जब कॉस की वैल्यू 2n पाई होगी, ठीक है। n की वैल्यू 0 रखोगे तो फाई 0, कॉस 0 0। इस तरह से हम इसको समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये फाई रखा, और पार्ट डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आपने 2n पाई रखा, 2n पाई रखोगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, n लैम्डा। तो जब cos 1 होगा उस समय हम कहेंगे कि फेज डिफरेंस 2n पाई होगा या पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा। इसको रट लेना है आपको। अब ऐसी स्थिति में जब cos ही, क्योंकि cos ही था जो अधिक या कम हो सकता था, अब जब cos अधिक है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो a है वो भी मैक्सिमम होगा, तो हमने a मैक्सिमम कर दिया, और आपने यहाँ cos को 1 कर दिया। अब आप इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से एक्सपेंड करोगे, आपके पास A1 A2 स्क्वायर आ जाएगा। तो अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इस इंटरफेरेंस पैटर्न की आ गई A1 A2 का होल स्क्वायर। यानी इस पैटर्न में जहाँ ये ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इस ब्राइट पट्टी की जो इंटेंसिटी होगी वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होगी, जो आपने यहाँ निकाला है I max। दिस इज द I max। नाउ सेकेंड, आपने
कॉस फाई की वैल्यू -1 रखी तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो आप पाई कैसे पाओगे, 2n+1 कर दो यहाँ पर। तो उसी फॉर्मूले से आप जब पाथ डिफरेंस निकालोगे तो 2n+1 λ/2 हो जाएगा। तो कॉस की वैल्यू -1 जब होगी तो फाई 2n+1 पाई होगा और पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2। अब जब आप कॉस की वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ माइनस रखोगे और ये फॉर्मूला आई मिनिमम बराबर a1 - a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा, इस पे सीधे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप वीडियो है पुराना हमारा चैनल पर जिसमें कि ये सब चीज़ें बताई गई हैं, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक टेबल बना दी गई है, तो अगर ब्राइट फ्रिंज होगी तो पाथ डिफरेंस कितना होगा n लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना होगा 2n पाई। ये जो हमने ऊपर यहाँ बात की है, ये देखो फाई बराबर 2n पाई cos 1 की वैल्यू के लिए उसी चीज़ को हमने टेबुलर फॉर्म में कर दिया। ऐसे ही डार्क के लिए आप क्या कहोगे 2n+1 λ/2 या 2n+1 पाई, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का। इसको याद रखना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको हेल्प करेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रीजन में हमारे पास आप देख रहे हो क्या है, a1 स्क्वायर है, a2 स्क्वायर है। तो जब ये दोनों a1 a2 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा तो आपके पास अगर a1 a2 को a मान लो तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड एक फेज में आपस में वेव्स के एम्पलीट्यूड जुड़ते हैं और रिजल्टेंट तौर पर वहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ब्राइट वेव्स बनती हैं। दूसरा केस आप देखो, यहाँ पर एक वेव का ट्रफ दूसरे क्रस्ट पे गिर रहा है तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि वेव नेचर ख़त्म हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मीन्स कि ये डार्क फ्रिंज का स्थिति है और इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी a1 a2 बराबर है अगर तो a1 - a2 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है जहाँ वेव के ट्रफ क्रस्ट पे क्रस्ट गिरे और ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, और डिस्ट्रक्टिव होता है जहाँ ट्रफ क्रस्ट एक दूसरे पर नलीफाई कर दें और ओवरऑल एम्पलीट्यूड हमारा कम हो जाए। अब ये है कि ये जो कोहेरेंट वेव्स होती हैं इनको हम बनाते कैसे हैं। तो दो तरीके होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस को कंस्ट्रक्ट करने का, रियलाइज करने का। एक तो होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। यंग्स का जो पिनहोल और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहते हैं, और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, न्यूटन रिंग में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस को प्रैक्टिकली रियलाइज़ करने के दो तरीके हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। किन किन एक्सपेरिमेंट्स में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलरली तरीके से यूज किए जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाए हैं। तो अब जैसे एक टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अब थिन फिल्म के बारे में आप समझिए, जैसे आप देखते हो कि कहीं पर तेल गिरा है किसी पानी की सतह पर या फर्श पर या सड़क पर, या साबुन का बुलबुला आप देखो तो साबुन के बुलबुले में आपको बहुत सारे रंग तैरते हुए दिखते हैं। तो सवाल ये होता है कि रंग साबुन के बुलबुले में कहाँ से आए। तो उसका आंसर ये होता है कि असल में वहाँ इंटरफेरेंस की फिनोमेना हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप समझिए, जैसे ये हरे रंग का एक लाइन मैंने खींचा है तो ये अपर लेयर है और ये किसी थिन फिल्म की लोअर लेयर है। तो दो लेयर है और बीच में मान लो यहाँ पर वो आपका मटेरियल भरा हुआ है। तो ऊपर वाली हरे रंग की लाइन, नीचे हरे रंग की लाइन, बीच में आपका मटेरियल भरा हुआ है। इस मटेरियल की थिकनेस कितनी है, T है। अब हवा से एक वेव आती है, आकर के टकराती है तो R1 कह दिया, R1 जो रिफ्लेक्टेड वेव है। फिर ये वेव अंदर जाती है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, बाहर निकलती है R2। तो ये R1 R2 रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं और यहाँ पे जो ट्रांसमिट कर गई हैं वो ये वेव है। आप देखो इस फिगर के अंदर कि जो ब्लैक पोर्शन है, ये पूरा जो ब्लैक पोर्शन है, ये पूरा ब्लैक पोर्शन हमारा फिल्म है। अब इस पे वेव आ रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर वेव आ रही हैं और अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं। तो यहाँ भी हमने वही बनाया है, अपर और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं। अब जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी, जैसे ये R1 R2 जब आपस में सुपर इम्पोज होंगी, उस समय वहाँ पर अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो वहाँ ब्राइट फ्रिंज बन जाएंगी। और अगर जहाँ टकराई, जहाँ सुपर इम्पोज हुई, उस जगह पर
इनका पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि डार्क फ्रिंज बनेंगी। तो इस तरह से थिन फिल्म के केस में क्या होता है कि जो लाइट रे है वो फिल्म के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, फिर इसके लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, और जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती हैं, और उन्हीं फ्रिंजों को हम ऑब्जर्व करते हैं साबुन के बुलबुले की सतह पर। तो चूँकि उस पर नॉर्मल लाइट गिर रही होती है, वाइट लाइट गिर रही होती है, उसमें सभी रंग का प्रकाश होता है, तो इसलिए हमें सभी रंग का उसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं, और इसलिए हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह तैर रही हैं, वो सारी कलर वहाँ पर तैर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कुछ मैथमेटिक्स कर ली जाए तो यहाँ पर हम एक इफेक्टिव पाथ डिफरेंस निकालते हैं, और वो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 को यहाँ जोड़ा गया है, इसको स्टोक का लॉ कहते हैं। स्टोक लॉ कहता है कि जब भी कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है। इसको एज अ फैक्ट आप याद रखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने स्किप किया है इसकी मैथमेटिक्स को, इसीलिए आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं दिख रही, हम सीधे रिजल्ट की बात कर रहे हैं। इस रिजल्ट में म्यू क्या है भाई? ये जो आपने फिल्म बनाई है, अगर साबुन की फिल्म है तो साबुन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर एयर की फिल्म है तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 2 म्यू टी, टी इज़ द थिकनेस ऑफ फिल्म। कॉस आर क्या होता है? आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आर जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, आप यहाँ देख रहे हो ये आर है। तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 किस लिए जुड़ा गया है? स्टोक लॉ की वजह से, जो कहते हैं जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से टकराती है, रेयर से आ रही है, डेंसर पे टकराएगी, तो वहाँ पर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पर अब आप देखो, ब्राइट फ्रिंज के लिए मैंने आपको बताया है कि पाथ डिफरेंस एन लेमडा होना चाहिए। तो अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लेमडा रखोगे तो ये लेमडा बाई 2 इधर जाएगा, और आपके पास कंडीशन आ जाएगी 2 म्यू टी कॉस आर 2n+1 लेमडा बाई 2। तो देखो यहाँ पर राइट साइड में 2n माइनस लेमडा बाई 2 है, लेकिन ये कंडीशन है ब्राइट फ्रिंज की। ओके, और डार्क के लिए क्या होगा? पाथ डिफरेंस 2n+1 लेमडा बाई 2 रखोगे, तो जैसे इसको रखोगे लेमडा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर एन लेमडा आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कुछ कंडीशन आ जाएंगी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। अब ये जो थिन फिल्म का कमाल हमने पढ़ा है, इसमें हम इसका कुछ एप्लीकेशन अगर देखना चाहें तो न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट होता है। देखो ये न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ आप इस डाउन सबसे नीचे वाले पोर्शन पे देखो, इस पोर्शन में आपको एक प्लेन पी जो है वो प्लेन ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा है, और जो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में जगह है, वहाँ पर आपको एक फिल्म दिखाई पड़ रही है। एक छोटी सी एक थिन फिल्म वहाँ पर बनती है, एयर फिल्म बनती है। देखो ये देखो, यहाँ मैंने एक प्लेन ग्लास प्लेट बनाया है और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस है। तो आप देख रहे हो कि इस कर्व सरफेस के नीचे यहाँ पर थीटा है, और ये जो हिस्सा है इस हिस्से में हवा भरी है, जिसको एयर फिल्म कहते हैं। तो लेंस की लोअर सरफेस और ग्लास प्लेट की अपर सरफेस के बीच में हमारे पास हवा भरी है, हवा है, यानी कि एयर फिल्म है वहाँ पर। तो इसी तरह इसी चीज़ को इस्तेमाल किया था न्यूटन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को समझने में, जिसको कि हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखो, ये जो आप सर्कल देख रहे हो ये हमारी न्यूटन रिंग है। रेड कलर इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि लेज़र के साथ, रूबी लेज़र के साथ प्रयोग किया गया है, पर नॉर्मली लेबोरेटरीज में हम सोडियम लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। तो एक 45 डिग्री पे झुकी हुई प्लेट है जिस पे कि सोडियम लाइट गिरती है, और वो लाइट सीधे 90 डिग्री पे मोड़ दी जाती है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच की एयर फिल्म के ऊपर। फिर जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो टेलीस्कोप में हम उसको देखते हैं, और हमें टेलीस्कोप में इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई पड़ता है। इस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम न्यूटन रिंग पैटर्न कहते हैं। ओके, अगर हम इसकी मैथमेटिक्स की बात करें तो पाथ डिफरेंस, चूँकि यहाँ पर जो एयर फिल्म बन रही है वो कैसी है? वेज शेप की है। इससे पहले वाले केस में हमने जो एयर फिल्म देखी थी, ये जो फिल्म बन रही थी वो पैरेलल, दो समानांतर सतहों के बीच में बन रही थी। लेकिन इस केस में, न्यूटन रिंग केस में हमारे पास जो न्यूटन रिंग केस में हमारे पास जो बन रही है एयर फिल्म वो कैसी है? वेज शेप की है ना। एक तरफ अरे क्या हो रहा है, एक तरफ बहुत
झुकी हुई है, जीरो बहुत पतली है, और उसके बाद उसकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ समझनी होती है थीटा के बारे में। तो अब थीटा के बारे में इस डायग्राम को देखो, जहाँ मैंने थीटा आपको दिखाया है, ये थीटा है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आप ये वाला देखें, इस फार्मूले में 2 म्यू टी कॉस आर था। तो अब इस थीटा को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। तो वेज शेप की जो फिल्म होती है उसके लिए इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। ओके, और अगर ये थीटा 0 हो जाए तो पैरेलल फिल्म बन जाएगी, तो 2 म्यू टी कॉस आर हो जाता है। फिर आपने वही रखा ब्राइट के लिए एन लैम्डा रखा, तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आ गया ब्राइट की कंडीशन, और 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा एन लैम्डा आ गया डार्क फ्रिंज का कंडीशन। तो इसको जो मैंने हाईलाइट किया, इसको अगर आप कंपेयर करो इन दोनों रिजल्ट से, तो आपको समानता दिखाई पड़ेगी, सिर्फ थीटा का अंतर आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम है। अब क्या हुआ, न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, कहा जाता है कि ये 45 डिग्री ग्लास प्लेट का इस्तेमाल क्यों किया। तो आप जरा न्यूटन की बुद्धिमानी को देखो, जब उन्होंने इस ग्लास प्लेट का इस्तेमाल किया तो जो भी लाइट गिर रही थी वो 45 डिग्री से घूम गई, यानी कि टोटल 90 डिग्री का वो अपना पाथ चेंज करती है, और इस एयर फिल्म पे, जो एयर फिल्म यहाँ बन रही है नीचे ग्लास प्लेट और लेंस के सरफेस के बीच में, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है। अब हमें मालूम है कि जब किसी सरफेस पे कोई लाइट परपेंडिकुलर गिरती है तो उसके लिए आई एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है। तो आर को 0 करने का उपाय क्या खोजा, न्यूटन ने इस लाइट को पूरी तरह से परपेंडिकुलर गिराया इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया उसका फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा रखा। फोकल लेंथ ज़्यादा होने का मतलब है जो कर्व्ड पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट जैसा था, मतलब कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसी स्थिति में थीटा लगभग 0 के बराबर था, मतलब नियर टू 0। तो थीटा बहुत स्मॉल कर दिया, आर को लगभग 0 कह दिया। ऐसा करने से इस फॉर्मूले में जो कॉस आर प्लस थीटा है, तो आर प्लस थीटा सब 0 हो गया, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा में इस एंगल को ना निकालना पड़े, इसीलिए न्यूटन ने बहुत ही चालाकी के साथ, बड़ी चतुरता के साथ, चतुराई के साथ उन्होंने इस अरेंजमेंट को यूज किया। अब इसमें हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में हम इनको देखते हैं, ये जो हमारे पास सोर्सेस हैं, जो रिंग बनती हैं, इनको देखते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो एक तो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से हम अननोन वेवलेंथ पता लगा सकते हैं, हम किसी अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगा सकते हैं, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व लेंस भी पता कर सकते हैं। तो ये सब कुछ शुरुआती इसके उपयोग थे, और साथ ही साथ इंटरफेरेंस को समझा ही रहा है, तो इसका एडवांटेज है ही है। अब एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड सोर्स। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक है। आपने एक पॉइंट सोर्स लिया, तो पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो इस तरह से चारों तरफ फैल रही है। अब फैल रही है तो सरफेस से टकरा रही है, लोअर सरफेस से टकरा करके जा रही है। आप कहीं यहाँ खड़े हो, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हो, तो इस छोटे से बिंदु सोर्स की वजह से लाइट जो है वो हर तरफ गिर रही है, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनसे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट आपकी आंखों तक जा रही है। बाकी जगहों की लाइट है वो कहीं और दाएं बाएं चली जा रही है। अब आपके आंखों तक केवल एक लिमिटेड पोर्शन की लाइट ही पहुंच रही है, इसीलिए आपको इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई पड़ेगा। तो आपका जो विजिबल पोर्शन है वो छोटा होगा। तो जब हम एक पॉइंट लाइट सोर्स यूज करते हैं तो हम केवल थिन फिल्म के एक पोर्शन को ही विजुलाइज कर सकते हैं, वो हमें विजिबल होता है। लेकिन जब हम एक्सटेंडेड सोर्स इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स कहने का मतलब एक ऐसा सोर्स जिसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स हों, तो कोई ना कोई ऐसा सोर्स का, इस एक्सटेंडेड सोर्स का पार्ट ऐसा ज़रूर होगा जिसकी लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक जाएगी। तो मान लो जैसे ये पॉइंट है, यहाँ का लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, आंखों तक गई, यहाँ की लाइट गिरी, आपकी आंखों तक गई, यहाँ की लाइट गिरी, आपकी आंखों तक गई। तो आप ये देख रहे हो कि एक्सटेंडेड सोर्स में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, आपको दिखेंगे, जिनकी लाइट जो है वो इस फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग हिस्सों से रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक जाती है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट सोर्स में केवल एक हिस्से की लाइट ही रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक जा रही है। इसीलिए एक्सटेंडेड सोर्स का यूज करने से हम फिल्म के बड़े हिस्से को देख पाते हैं बिना अपनी पोजीशन को डिस्टर्ब किए, लेकिन पॉइंट सोर्स में हम केवल एक पर्टिकुलर हिस्से की ही देख पाते हैं, बाकी हिस्सा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि एक्सटेंडेड सोर्स इज यूज्ड, मोर पोर्शन ऑफ लाइट थिन फिल्म इज विजिबल इन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो लार्ज पोर्शन की विजिबिलिटी की वजह से हम
इसको यूज करते हैं एक्सटेंडेड सोर्सेज को। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस। अब जो दूसरा पोर्शन आपके इस पार्ट का है, दैट इज़ द डिफ्रैक्शन। सो वी विल डिस्कस द डिफ्रैक्शन इन द फोर्थ कमिंग वीडियोज़। हाल फिलहाल आप इसकी हेल्प लीजिए, और बहुत ही ब्रीफ में मैंने चीज़ों को बताया है, एंड आई होप कि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए पर्याप्त होंगे। चलिए फिर, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।